हेलो बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक की। एक ऐसा टॉपिक जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। कई बार कुछ एक कैलकुलेशंस के दौरान, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के एक टाइप के यूनिट्स को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक नए मेथड से जिसका नाम है यूनिट फैक्टर मेथड। आज हम इसी फैक्टर मेथड को समझेंगे कि एक टाइप के यूनिट्स को दूसरे टाइप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज कन्वर्ट 175 पाउंड इनटू किलोग्राम। हमें ये दिया हुआ है कि जो 1 किलोग्राम होता है वो 2.205 पाउंड के इक्वल होता है। तो यहां से इस रिलेशन से हम पहले यूनिट फैक्टर निकालेंगे। यूनिट फैक्टर कैसे? 1 equal to this is 2.205 पाउंड डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक तो आपके पास आ गया यूनिट फैक्टर ये। दूसरा, यदि हमें सपोज किलोग्राम को पाउंड में बदलना हो तब दूसरा यूनिट फैक्टर मेथड, दूसरा यूनिट फैक्टर लगेगा। दूसरा यूनिट फैक्टर क्या हो सकता है? ये पूरी क्वांटिटी इसके डिनोमिनेटर में चली जाए तो तब भी ये 1 के इक्वल होगा। तब यूनिट फैक्टर क्या होगा? 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2.205 पाउंड। अब नीड के अकॉर्डिंगली हम इसमें से कोई एक यूनिट फैक्टर मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। सपोज हमें 175 पाउंड को किलोग्राम में बदलना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां से वो यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है जिसमें किलोग्राम न्यूमरेटर में होगा। तो कौन सा है? वो ये वाला है। तो 175 को आप ऐसे मान सकते हैं 175 पाउंड इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 175 पाउंड इंटू 1 किलोग्राम अपॉन 2.205 पाउंड। ये कैंसल आउट हो गया और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपको किस में मिलेगा? किलोग्राम में मिलेगा। तो इस तरीके से हमने पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से सपोज वी हैव 118 किलोग्राम कन्वर्ट इनटू पाउंड। तब हम कैसे यूज करेंगे? तब हम कौन सा यूनिट फैक्टर मेथड, कौन सा यूनिट फैक्टर इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। 218 kg इज इक्वल टू, लेट इट बी 218 किलोग्राम इंटू 1। तो 218 kg इंटू, नाउ अब हम वो यूनिट फैक्टर इस्तेमाल करेंगे जिसमें किलोग्राम डिनोमिनेटर में होगा। वो कौन सा है? ये। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.205 पाउंड डिवाइडेड बाय किलोग्राम। ये कैंसल आउट हो गया किलोग्राम, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका वो पाउंड में आएगा। इस तरीके से आप एक टाइप के यूनिट को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इजी था क्योंकि वन ही स्टेप का था। कई बार क्या होता है, हमें साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा यूनिट फैक्टर इस्तेमाल करने होते हैं। सपोज कन्वर्ट 16.1 किलोग्राम इनटू माइल्स। हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। We also know that 1 inch is equal to 2.54 centimeter and 1 feet equal to 12 inches. 1 yard equal to 3 feet and 1 mile equal to 1760 yards. ये हमें इतना दिया हुआ है। अब हम इससे यूनिट फैक्टर निकालकर हमें किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को माइल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर को फिर इंचेस में, इंचेस को फिर हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा, फीट को फिर यार्ड्स में, एंड देन यार्ड्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू माइल्स। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिट फैक्टर को। सबसे पहले हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो यूनिट फैक्टर होगा वो हमारा ऐसा होगा जिसमें मीटर हमारा न्यूमरेटर में होगा। यानी यहां से यूनिट फैक्टर हमारे पास आ गया 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 16.1 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर। ये जब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ अब ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां से यूनिट फैक्टर फिर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन मीटर। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन मीटर। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया और आंसर जो आ गया हमारे पास वो सेंटीमीटर में आ गया, यानी किलोमीटर अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, तो इसलिए यहां से यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी अब जो कन्वर्ट हो गया किलोमीटर वो इंचेस में कन्वर्ट हो गया। अब इंच को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फीट में कन्वर्ट करना है। अब फीट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, तो यहां से यूनिट फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 फीट अपॉन 12 इंचेस। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फीट अपॉन 12 इंचेस। कैंसिल आउट हो गया, ये फीट में कन्वर्ट हो गया। अब फीट को हम किस में करेंगे? यार्ड में कन्वर्ट। तो उसका कितना आ जाएगा हमारे पास? यार्ड अपॉन 3 फीट। ये कन्वर्शन फैक्टर आ गया, फीट से फीट कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब इन यार्ड्स को हमें फाइनली माइल्स में कन्वर्ट करना है। यार्ड्स को माइल्स में कन्वर्ट करना है, यानी यूनिट फैक्टर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइल अपॉन 1760 यार्ड्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आप देखिए इन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपके पास जो आंसर आता है वो माइल्स में आता है। इस तरीके से साइमल्टेनियसली हमें बहुत सारे, कई बार काफी यूनिट फैक्टर को इस्तेमाल करके हमें एक टाइप के यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। अब इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे। शुरुआत करते हैं एक और इसी टाइप के न्यूमेरिकल की। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द वेट इन पाउंड ऑफ ए गोल्ड बार 12 इंच लॉन्ग, 6 इंच वाइड एंड 3 इंच थिक। Density of the gold is given, and given that 1 inch is equal to 2.54 centimeter and 1 pound is equal to 453.6 gram. Now हमें डेंसिटी दी हुई है, यदि हम इसको सॉल्व करें, हमें डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। इसका मतलब जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डायमेंशन गोल्ड बार के दिए हुए हैं, इससे हम साइड इंटू साइड करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार इज 12 इंच इंटू 6 इंच इंटू 3 इंच। ये हमें इंच में दिया हुआ है, ये वॉल्यूम किस में आ जाएगा? इंच क्यूब में आ जाएगा। लेकिन डेंसिटी तो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां से यूनिट फैक्टर निकालेंगे। इंच को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है
उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ये हमारे पास यूनिट फैक्टर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हर एक इंच को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी इस क्वांटिटी को अलग से हम यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट जो टर्म है इसको हमें यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। जो नेक्स्ट टर्म है इसको भी हमें यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे क्या होगा, ये इंच कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यानी जो वॉल्यूम है ये कैलकुलेशन करने पर ये आता है 3539.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, हमें डेंसिटी दी हुई है, तो यहां से हम मास निकाल लेंगे। मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम आ गया 3539.6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो मास आ गया हमारे पास, ये किस में आ गया, ग्राम्स में आ गया, ये ग्राम्स में आ गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें जो निकालना है वो पाउंड में निकालना है, और पाउंड के लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो अब हमें ग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यूनिट फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 पाउंड अपॉन 453.6 ग्राम। तो यहां से आंसर फिर हमें पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनिट फैक्टर होगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 453.6 ग्राम। यहां से इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आंसर होगा हमारा ये पाउंड में आएगा। ये लगभग कैलकुलेशन पर ये आता है 150.6 पाउंड। तो इस तरीके से इस मेथड से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक टाइप के यूनिट्स को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। डिफरेंट टाइप के लॉज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के दौरान जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का जितना मास होता है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स टोटल मिलते हैं उनका मास वो हमेशा इक्वल होता है। ये प्रूव किया लैंडोल्ट ने एक लैंडोल्ट यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट लैंडोल्ट ने एक यूट्यूब ली, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसे, एक ये यूट्यूब है और इस यूट्यूब को उसने दूसरे ट्यूब के साथ कनेक्ट किया। एक ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया गया और दूसरे ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया। ट्यूब को सील कर दिया गया इस तरीके से, और एक्सपेरिमेंट से पहले इसको वे किया गया। फिर इन दोनों कंटेंट को मिक्स होने दिया गया। जब दोनों कंटेंट मिक्स होते हैं तो रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सिल्वर नाइट्रेट, it will give white precipitate of silver chloride
along with the formation of sodium nitrate. अब जब दोबारा वेट किया गया तो ये देखते हैं कि जितना पहले वेट था एक्सपेरिमेंट से पहले उतना ही एक्सपेरिमेंट के बाद मिला, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसी को समझने के लिए इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। स्टेटमेंट है what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि सिल्वर नाइट्रेट कितना मास रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड दिया 5.85 ग्राम टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड 14.35 ग्राम है एंड सोडियम नाइट्रेट हमें मिला है 8.5 ग्राम। तो बताइए कि यदि ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है तब कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट करेगा। लेट द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट बी x ग्राम। सपोज ये x ग्राम रिएक्ट करता है और यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। बस इसी को लेकर हमने दोनों का मास इक्वल कर देना है, यानी 14.35 प्लस 8.5 ग्राम। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 5.85 इक्वल टू 5, 8, 2 एंड 2 और x कितना आ जाएगा 22.85 माइनस 5.85, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17.0 ग्राम। यानी 17.0 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट जब 5.85 ग्राम के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपको इतना सिल्वर क्लोराइड और इतना सोडियम नाइट्रेट देगा। सेकंड हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी किया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय J.L. Proust in 1799। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेटमेंट क्या कहती है इस लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म is always formed by the combination of two or more elements combined together in a fixed proportion by mass। यानी कोई भी एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। कब? जब वो दो एलिमेंट को एक फिक्स प्रोपोर्शन, और फिक्स प्रोपोर्शन भी कैसा? बाय मास। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तब एक केमिकल कंपाउंड बनता है। या यूं कह लीजिए, सपोज एक हम एग्जांपल लेके बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी सैंपल लें, चाहे वो किस भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, चाहे वो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे। और कब हों, कितनी रेशो में होंगे? बाय मास एक फिक्स रेशो में होंगे। और वो फिक्स रेशो क्या होगी? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, ये कितना हो गया 32, यानी 3:8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल हम कहीं से भी लें,
किसी भी मेथड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो उसमें एक तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ही होंगे और उनकी जो रेशियो होगी वो 3:8 में ही होगी। इसी तरह से यदि मैं एक एग्जांपल और लेके चलूं, वाटर का यदि हम एग्जांपल लें, वाटर आप किसी भी सैंपल से किसी भी मेथड से आपको वाटर मिल रहा हो, उसमें हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है तो कितना हो गया टोटल 2, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 तो कितना हो गया 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे। इसलिए इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। आइए अब इस लॉ पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आइए देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दी हुई है कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन गिव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1 में जो कॉपर ऑक्साइड है वो हमें दिया हुआ है 2.70 ग्राम और कॉपर हमें पता है 2.16 ग्राम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन, मतलब जब इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड की हम हाइड्रोजन गैस पास करके रिडक्शन करते हैं तो हमें 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड, इतना कॉपर मिलता है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ 1.15 ग्राम और कॉपर हमें मिलता है उससे 0.92 ग्राम। Show that the data illustrate the law of definite proportion या law of constant proportion। इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यदि हम कॉपर की परसेंटेज निकाल लें और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लें, यदि कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो इस एक्सपेरिमेंट में इस कॉपर ऑक्साइड में है, यदि वही कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें मिलती है इस कॉपर ऑक्साइड में, तो हम क्या कहेंगे कि जो डाटा है दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट 1 हम क्या करते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर इक्वल टू 2.16 अपॉन 2.70 इंटू 100, यानी कैसे करेंगे 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन कॉपर 2.16 ग्राम, तो 100 में कितना होगा 2.16 डिवाइडेड बाय 2.70 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है हमें लगभग 80%। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर जब इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 100 माइनस 80 दैट इज 20%। अब यदि हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें, सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कॉपर की परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉपर 0.92 अपॉन 1.15 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं अगेन इट विल गिव 80%, यानी ऑक्सीजन जो होगी इसमें वो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 80 दैट इज 20%। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि एक्सपेरिमेंट 1 में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 80:20 है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की रेशियो 80:20 है। क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन की रेशियो दोनों में ही सेम है, दोनों में कांस्टेंट है, इसलिए ये जो डाटा है ये इस लॉ को वेरीफाई करता है। अब इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। 6.42 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द लेड पेरोक्साइड। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है।
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें लेड पेरोक्साइड हमें मिलता है इतने ग्राम लेड के और 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के कंबाइन के बाद। तो इसलिए लेड पेरोक्साइड कितना मिलेगा हमें, टोटल लेड पेरोक्साइड कितना हो जाएगा 6.428 प्लस 1.002 यानी 34.743 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लेड पेरोक्साइड आल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट the percentage of oxygen present in the lead peroxide is 13.38%। यानी जो एक्सपेरिमेंट सेकंड है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो लेड पेरोक्साइड हमें मिल रहा है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 13.38%। अब यदि हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमें लेड पेरोक्साइड मिला है, यदि हम उसकी परसेंटेज, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के देखें और दोनों की यदि ऑक्सीजन परसेंटेज सेम आ रही है दोनों एक्सपेरिमेंट के लेड पेरोक्साइड में, तो ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली होगा। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, इन एक्सपेरिमेंट 1 ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालें। 7.430 gram of lead peroxide contain oxygen how much 1.002 gram। so इसलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी 1.002 अपॉन 7.430 और 100 यदि लेड पेरोक्साइड हो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन आती है हमारी 13.38%। अब इससे बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लेड पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 13.38 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज 13.38% है। यानी जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है, इसलिए ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।